वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आज आप लोगों के सामने ये सेशन रख रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दे दिया है रिज़ाइन। और इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर के अंदर। मणिपुर जो कि 2023 से ही काफ़ी न्यूज़ का कारण बना है। रीज़न, दो ट्राइब्स जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एथनिकली फाइट कर रहे हैं और ये डिस्टर्बेंस अभी तक है। हाल फिलहाल ही में बीरेन सिंह की कुछ और न्यूज़ सामने आती है जहां पर कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स हमें सुनाई दिए जहां पर ही वॉज कंसिडर्ड समवन हु वॉज द रीज़न फॉर दिस होल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में उनका हाथ रहा है, जिसकी वजह से पार्टी इंटरनली काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और इस वजह से हमने एट द एंड देखा कि बीरेन सिंह क्या करते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को मैं कवर करना चाहूँगी। ये न्यूज़ हमने पिक की है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ हमने ली है। इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने के बाद आई वुड लाइक टू मूव टू द टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू द एमरजेंसी। और एमरजेंसी में भी हम बात करेंगे द एमरजेंसी विच इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड टाइप ऑफ एमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट रूल और द स्टेट एमरजेंसी। तो क्या है ये न्यूज़, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। मणिपुर पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड हो चुका है। सो बेसिकली फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन, ठीक है, एन बीरेन सिंह ऑन संडे 9 फरवरी को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड और उसी के बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड हो चुका है ऑन थर्सडे इवनिंग, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, यानी कि कल, यानी कि 13 तारीख को, 13 फरवरी को एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। In the days since the chief minister's resignation, it was believed that if the party failed to find a consensus chief minister candidate, the state may have to put under president rule. It was a situation that the BJP was hoping to avoid, as the party was against president rule in principle. Highly placed source जो कि यहाँ पर इस न्यूज़ मीडिया ने लिया है। सो बेसिकली मणिपुर में जिनकी सरकार थी वो थी बीजेपी गवर्नमेंट, और सिचुएशन हाल फिलहाल इलेक्शंस के बाद ऐसी थी जहाँ पर एक मेजॉरिटी बेसिस पर एक कैंडिडेट डिफाइन नहीं हो पा रहा था। इस बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, जिसकी वजह से एक मेजॉरिटी सरकार नहीं बन पाई है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे बाद में। तो इससे इस न्यूज़ क्लिप से मैं आप लोगों को ये कंफर्म करना चाह रही हूँ कि एन बीरेन सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, वो इस्तीफ़ा दे चुके थे 9 फरवरी को। और फिर उसके बाद हमने देखा कि थर्सडे यानी कि कल, यानी कि 13 फरवरी को शाम को ये खबर आती है कि फाइनली प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया गया है। तो क्या होता है प्रेसिडेंट रूल और किन सिचुएशंस में ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है, इसे हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट द इमरजेंसी फर्स्ट। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसीज का जिक्र है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके अनुच्छेद भी मैंने लिखे हुए हैं। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में डिफाइंड है, स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में डिफाइंड है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 का भाग है। अब हमारे लिए क्रूशल इस सेशन का जो डिस्कशन है वो इस इमरजेंसी पर है, स्टेट इमरजेंसी पर है, जो कि आर्टिकल 356 में आपको दिखाई देगा। तो क्या है ये स्टेट इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी को और भी 2 नामों से हम जानते हैं। इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, जो कि आपके आर्टिकल 356 का भाग है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम में कहीं भी प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नाम से कोई भी इमरजेंसी आपको दिखाई देती है एग्जाम में, तो डोंट वरी, तीनों भी इमरजेंसीज एक ही सिचुएशन को प्रेजेंट कर रही है, जहां पर प्रेसिडेंट का रूल उस स्पेसिफिक स्टेट में लागू कर दिया जाता है। अब क्या है ये प्रेसिडेंट रूल, इसे समझते हैं। सो बेसिकली जब भी
स्टेट गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, यानी कि स्टेट की जो कार्रवाई होती है, असेंबली जिससे चलाई जाती है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, जब असेंबली को चलाना नामुमकिन हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने के बाद सीधा रूल लगता है केंद्रीय सरकार का, यानी कि डायरेक्ट राइट अवे पार्लियामेंट जो है वो एक्शंस लेती है रन करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो पार्लियामेंट किस तरीके से स्टेट पर काम करती है, ये क्वेश्चन आता है। तो पार्लियामेंट का एक जो प्रतिनिधि होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि केंद्र का भाग होता है, एग्जीक्यूटिव का भाग होता है। प्रेसिडेंट का एक प्रतिनिधि हर एक स्टेट में भेजा जाता है, जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस गवर्नर का रोल सबसे बड़ा कंसीडर किया जाता है। वो जो भी सिचुएशन उस समय स्टेट में चल रही होती है, उस स्टेट के सिचुएशन को डिफाइन करके उसे रिपोर्ट में कन्वर्ट करके ये गवर्नर ये रिपोर्ट भेजते हैं दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि क्या उस स्टेट में प्रोक्लेमेशन यानी कि वहाँ पर लागू करना चाहिए या नहीं। इसके बाद जैसे ही ये लागू होता है, इससे हम ये समझते हैं कि फाइनली उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होगा, जो भी ऑर्डर्स और ऑर्डिनेंसेस पास होंगे, वो पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट की मार्गदर्शक के साथ आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कब होता है, व्हाट व्हेन एंड वेयर, कैसे कैसे और कब अप्लाई होता है प्रेसिडेंट रूल। पहली सिचुएशन ये है जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी मशीनरी को रन करने में, यानी कि स्टेट का जो भी काम होता है, जिस तरह से असेंबली को चलाना होता है, अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए या हंग हो जाए या समय से पहले उसे भंग कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है मशीनरी को रन करने में। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न होता है नो मेजॉरिटी इन असेंबली इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस। अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्टी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, तब भी हम देख सकते हैं कि उस स्टेट में गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तीसरा है लॉस ऑफ मेजॉरिटी। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड गवर्नमेंट थी उस स्टेट में, अगर वो गवर्नमेंट कोलिशन के साथ या अलायंस के साथ सरकार चला रही थी, सपोज वो अलायंस या वो कोलिशन चूक जाता है या छूट जाता है, जिसमें डिफेक्शन हो सकता है। हाल फिलहाल में मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ भी पढ़ाया है। तो अगर पार्टी के मेंबर्स डिफेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं उस गठबंधन से, तो ऐसे में वो पार्टी जो मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाए हुए थी, तो वो मेजॉरिटी टूट जाती है। इन केस, और आपको पता है जैसे ही मेजॉरिटी टूट जाती है, गवर्नमेंट ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से सदन होगा या असेंबली जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो हंग हो जाती है। इसके अलावा एक चौथा रीज़न है नो कंप्लायंस विद सेंटर। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर, उनके गाइडेंस पर या उनके इंस्ट्रक्शंस पर एक्शंस नहीं लेती, अपनी मनमानी करती है, तो ऐसे में हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट विल गो अहेड एंड विल टेक ओवर ऑल द सिचुएशन। इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि भारत का जो फेडरलिज्म है, जो सेंटर और स्टेट रिलेशन है, इसमें सेंटर के पास क्या है, ताकत है, और स्टेट को को एज हम ये कह सकते हैं कि सेंटर उसका गार्जियन है और स्टेट को अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंटर काम करना होता है। ठीक है, तो ये है वो रीजंस जिनकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब प्रोसीजर क्या होता है, इस पर एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर पर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में पीवाई की क्यूज अगर आपने एनालाइज किए होंगे, यू माइट हैव डेफिनेटली सीन कि एक क्वेश्चन है या एक सिनारियो, उस पे 4 से 5 स्टेटमेंट्स है, जिनमें से कुछ फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स नहीं है। उसके आधार पर आपको ऑप्शन सही चूज करना होता है। तो प्रोसीजर भी बहुत मैटर करता है आपको जानना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड। सो सबसे पहले जैसे ही स्टेट में सिचुएशन
ऑकर होती है जैसे ही सिचुएशन आती है। सपोज जैसे अभी आपने देखा कि बीरेन सिंह जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। क्यों रेजिग्नेशन दिया? बिकॉज इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट हुए। पार्टी कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो एक कंसेंसस होना चाहिए था जहाँ पे एक पार्टी लीडर विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वहाँ पर इंटरनली लोग अग्री नहीं कर पा रहे थे, म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। देयर वर सम पीपल जो कि सपोर्टर्स होंगे, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनको नया फिर से एक चीफ मिनिस्टर का पदवी हमें देनी चाहिए या नहीं। तो इस हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से he had a pressure on him, उन पर एक किस्म का प्रेशर था जिसकी वजह से he went away and he put the resignation। जैसे ही रेजिग्नेशन डाला जाता है, ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वही अगर रिज़ाइन देता है तो गवर्नमेंट जो है वहीं पे बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि इससे एक और कंसेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो आपका लीडर होता है दोनों को कलेक्टिवली क्या होना होता है? आंसरेबल होना होता है इन फ्रंट ऑफ द असेंबली, राइट। इन केस अगर चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है तो कंसीडर किया जाता है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या करेगी? रिजाइन देगी, चाहे या ना चाहे। वाई? बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कम अहेड एंड बी आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ द असेंबली इन द फॉर्म ऑफ द स्टेट। अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट होगा फिर वो, राइट। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये चीज़ें दिख जाती हैं या विजिबल हो जाती हैं एंड कंफर्म हो जाती है कि भाई चीफ मिनिस्टर उसने रिज़ाइन कर दिया है, या मेजॉरिटी सरकार नहीं बन रही है, या अलायंस टूट गया है, या स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा खटपट हो गई है, तो ऐसे में गवर्नर का क्या रोल होता है? अब यहाँ पर सबसे पहले रोल आता है गवर्नर का। गवर्नर वही व्यक्ति होगा जो कि प्रेसिडेंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर से। सो गवर्नर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर वो उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं तो उस सेटिस्फैक्शन के बाद उसे वो करते हैं प्रोक्लेम, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को वो प्रोक्लेम कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो यही अभी जो हमने न्यूज़ क्लिप पढ़ा वो ये न्यूज़ क्लिप इसी के बारे में था, इसी फेज़ पर था जहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लग चुका है और प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रोक्लेमेशन के थ्रू ये अनाउंस कर चुकी हैं कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लागू हो गई है। अब चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकेंगी, क्योंकि जैसे ही ये प्रोक्लेमेशन अनाउंस हो जाता है इसके बाद विद इन 2 months इटसेल्फ प्रेसिडेंट को विद इन 2 महीने में उन्हें पार्लियामेंट से लेना होता है अप्रूवल। ठीक है, उन्हें पार्लियामेंट से लेना होता है अप्रूवल। विद इन 2 months दे हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट इफ दे कैन कीप द इमरजेंसी और नॉट। तो एक ये ड्यूरेशन होता है 2 महीने का, मैक्सिमम 2 months। ऐसा नहीं है कि 2 months तक प्रेसिडेंट वेट करेगा, नहीं। विद इन 2 months मतलब एक मैक्सिमम पीरियड होगा 2 महीने का, इसमें सबसे अप्रूवल्स लेकर उसकी मेजॉरिटी होगी, कंफर्मेशन होगा, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट रूल जो होगा कंफर्म होगा। प्रेसिडेंट रूल मिनिमम 6 महीने तक लग सकता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। इन केस अगर प्रेसिडेंट रूल जो है 6 महीने से ज़्यादा लगता है यानी कि 3 साल तक लगता है, तो हर छठे महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निकल फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। सो बेसिकली मिनिमम 6 महीने का हो सकता है और मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, और अगर ये 3 साल तक चलता रहा तो हर छठे महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है प्रेसिडेंट को, टू कीप द इमरजेंसी एक्टिव एंड टू कीप द इमरजेंसी ऑथेंटिक। ओके, सो ये रहता है प्रोसेस किसी भी इमरजेंसी को रन करने का। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाल फिलहाल में मणिपुर के अलावा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर इमरजेंसी लगी है, और कितने ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्रीय प्रदेश हैं जिन पर इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, सो यू हैव टू गिव मी इन द राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स टू लेट मी नो कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर अब तक सबसे ज़्यादा स्टेट
कि इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी काम कर रही है, लेजिस्लेचर भी काम कर रही है कंफर्मेशन देने के बाद। यू सी अ काइंड ऑफ अ बैलेंस, यू नो, एक डेमोक्रेसी के अंदर आप बैलेंस देख सकते हैं कि एक स्टेट को के अंदर इमरजेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर कर रहा है और उसका अप्रूवल पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर बॉडी से लिया जा रहा है। ऐसे में जुडिशरी का क्या रोल होगा? जुडिशरी का रोल ये है कि जो प्रोक्लेमेशन, जो अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट रूल का प्रेसिडेंट ने दिया है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर इन केस ये इमरजेंसी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर जुडिशरी का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि जो चेक्स एंड बैलेंस की ये फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, वो बनी रहती है और इस तरह से हमारा संविधान इवॉल्व होता रहता है और डेमोक्रेसी के इस विशेषता को कायम रखता है। तो उम्मीद है कि स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, इस सेशन में आप अच्छे से समझ पाए हैं। आर्टिकल्स याद करना ना भूलें, प्रोसेस को अच्छे से समझिए और आपको कोई क्वेश्चन और डाउट है तो कमेंट तक मुझसे ज़रूर रीच आउट कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसे भी आंसर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इसी तरह के एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।